बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शुएब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं शुएब न्यूज़। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो मिल सके। जैसा कि इससे पहले वीडियो में जिक्र किया था कि अगला मेरा जो वीडियो होगी वो होगी पावर प्वाइंट लेआउट के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं पावर प्वाइंट लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको पावर प्लांट के बारे में ये बताता चलूँ कि कोई भी पावर प्लांट लगाना हो तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी होता है उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। इस सिलसिले में सबसे पहले एक हिफाजती प्रोग्राम तैयार किया जाता है जिसमें तमाम प्लांट के नीचे पानी की लाइनें बिछाई जाती हैं जिससे फायर वाटर जो है वो पहुंच सके और मुख्तलिफ जगहों पे मुनासिब जगहों पे फायर हाइड्रेंट लगा दिए जाते हैं और उसमें हॉज रील्स दे दी जाती हैं ताकि आपको पानी की अगर खुदा न खास्ता आग लगे तो आपको पानी बर वक्त मिल सके। इस सिलसिले में एक पूरा एक निज़ाम होता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है और इसमें पहले पानी का स्टोरेज हमें चाहिए होती है और उसके बाद इस जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसके लिए एक जॉकी पंप होता है जो सिस्टम के प्रेशर को मेंटेन रखता है और जो ही सिस्टम प्रेशर डाउन होता है रिक्वायर्ड प्रेशर से यानी कोई अगर आप हाइड्रेंट खोल लेता है या पानी की कोई अपना कहीं ज़रूरत पड़ती है कोई स्प्रिंकलर आपका ऑपरेट हो जाता है तो ये प्रेशर ड्रॉप होता है। जॉकी पंप इसको मेंटेन नहीं करता तो इलेक्ट्रिक फायर पंप मौजूद होता है जो फौरी चल जाता है और आगे आपको रिक्वायर्ड पानी का प्रेशर देता है। अगर खुदा न खास्ता आग बड़ी है और 2-3 हाइड्रेंट खुल जाते हैं प्रेशर और ड्रॉप हो रहा है या खुदा न खास्ता आपका इलेक्ट्रिक फायर पंप ट्रिप हो जाता है तो पीछे एक प्रोटेक्शन के तौर पे डीजल ड्रिवन फायर पंप मौजूद होता है जो चल पड़ता है और वो आपको रिक्वायर्ड पानी देता रहता है। ये तो जनरल से एक बात ही इंशाल्लाह इस पर तफसीली आगे फायर सिस्टम पे जाके जब हम बात करेंगे तो उसकी तफसील आपको फिर दूंगा। अब हम आते हैं थर्मल पावर प्लांट लेआउट की तरफ। तो थर्मल पावर प्लांट में 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, एक उसका बॉयलर, एक उसकी टरबाइन और एक उसका जनरेटर। इन तीनों चीज़ों को चलाने के लिए जो आगे चीज़ें दरकार होती हैं उस पर भी हम आगे वन बाय वन नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बॉयलर को लेंगे। बॉयलर को चलाने के लिए हम सबसे पहले फ्यूल चाहिए होगा। फ्यूल किस किस्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेल का स्टोरेज के लिए हमें टैंक चाहिए और तेल की तरसील के लिए अगर वो बाहर से आ रहा है पाइपलाइन से आ रहा है या आपको बाय रोड आ रहा है या बाय ट्रेन आ रहा है तो उसके लिए पूरा एक निज़ाम वाज़ा होना चाहिए और ये वाज़ा किया जाता है और एक पूरा सिस्टम लगाया जाता है जिसमें ऑयल की क्वालिटी को चेक भी किया जाता है कि ऑयल जो आ रहा है वो सही है क्या है। फिर उस ऑयल की तरसील है, एक जो ऑयल आया है इससे लेके स्टोरेज टैंक तक, स्टोरेज टैंक से लेके जो डे टैंक तक और डे टैंक से लेके बॉयलर तक, ये पूरा एक सिस्टम है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जनरल सी आपको मैंने दे रहा हूँ ताकि बाद में तो तफसील लंबी है, वो ऐसे ऐसा इंशाल्लाह जो आए स्टेप आएगा हम उस पर नज़र डालेंगे। ये हो गया ऑयल का। ऑयल के बाद आ जाता है अगर हम कोल का पावर हाउस है, कोयले पे चलने वाला पावर हाउस है, उसके लिए हम कोयले को स्टोरेज के लिए भी हमें इसी तरह बंदोबस्त करना पड़ता है कि बड़े बड़े पॉन्ड ज़मीन एक्वायर करनी पड़ती है और वहाँ कोयला जो आ रहा है वो ट्रेन के ज़रिए आ रहा है या डंपर्स के ज़रिए आ रहा है, उसको स्टोरेज जो किया जाता है वो भी आपको एक जगह बनानी पड़ती है। तो ये जो स्टोरेज है चाहे वो ऑयल की हो, चाहे वो कोल की हो, चाहे वो आगे बायोमास की हो, सबकी आपको स्टोरेज लाजमी होती है। कुछ स्टोरेज जो है एज पर लॉ जो है वो महीने की रखनी पड़ती है, कुछ 15 दिन की स्टोरेज कहते हैं, तो इस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इसके अलावा इसका अगला जो फ्यूल है वो बायोमास है। बायोमास के लिए भी इसी तरह कोल के लिए जिस तरह हम पॉन्ड बनाते हैं, बायोमास के लिए भी हमें पॉन्ड बनाने पड़ते हैं। इसमें जहाँ हम जो गन्ने के फोक का ज़ख़ीरा कर सके या राइस हस्क का ज़ख़ीरा कर सके या वुडन पैलेट का या वेस्ट जो हमारा है
मटीरियल, उसका आप ज़ख़ीरा कर सकें। इसके बाद आती है गैस। गैस में लिए एज सच आपको इतना बड़ा झंझट नहीं करना पड़ता। इसमें गैस कंपनी ज़िम्मेदार होती है आपको गैस देने की, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप उनसे माहदा है कि इतने MMCF कोटा आपको मिलेगा, तो वो कोटा आपको दे दिया जाता है। उस कोटे को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है वो फिर आपकी ज़िम्मेदारी है। गैस की कंपनी की ज़िम्मेदारी ये है कि आपको प्रॉपर प्रेशर और प्रॉपर टेम्परेचर पे गैस मुहैया करे। तो ये तो हो गई थी फ्यूल के हिसाब से कि जो फ्यूल बॉयलर चलाने के लिए काम आता है। इसके बाद बॉयलर में जो इस्तेमाल होता है वो होता है पानी। जो भाप बनाने के लिए हमें जो इस्तेमाल करना पड़ता है पानी, और पानी के लिए हमें ट्यूबवेल इस्तेमाल होते हैं, जो ये पानी को, या हम नहरी पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस पानी को बॉयलर में देने के लिए हम एक जो है सिस्टम लगाते हैं जो पानी की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करता है। इस सिस्टम को डिमन वाटर के थ्रू किया जा सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू भी किया जा सकता है। तो वो पानी जो है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है और हमें जो साफ पानी है वो बॉयलर में मिल जाता है। पानी जो डिमन प्लांट है उसमें पानी की इम्प्योरिटीज़ में कैटाइन और एनाइन और डिगैसिफायर और पॉलिशर्स होते हैं, जो पानी में मौजूद नमकियात को और पानी में मौजूद जो जितने भी ऑयल्स हैं उनको रिमूव करके और वो आपको साफ पानी मुहैया करते हैं। इसके लिए हमें एक स्टोरेज के टैंक की ज़रूरत भी होती है, जो कि स्टोरेज टैंक इसको पानी को ज़ख़ीरा करता है और बॉयलर को गाहे बगाहे देता रहता है। इसी तरह बॉयलर से लिंक की आ जाते हैं कि हम पानी को फीड वाटर सिस्टम होता है जो कि बॉयलर को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फीड वाटर टैंक जो है इसमें एक मेन क्लीद है जहाँ पानी स्टोर होता है जो कि बॉयलर को दिया जाता है। ये फीड वाटर टैंक जो है ये पानी जो लेता है ये कंडेंसेट सिस्टम से लेता है, जो पानी भाप जो कंडेंस हो जाती है वो कंडेंसर में आती है। कंडेंसर से पानी उठा के फिर वो आपको फीड टैंक में देता है और उसका मेकअप जो है वो डिमन वाटर से होता रहता है। ये पानी का सिस्टम है जो कि बॉयलर को के लिए ज़रूरी है और बॉयलर को जो है ये पानी मुहैया किया जाता है। इसके अलावा बॉयलर में तीसरी चीज़ जो है वो ऑक्सिलरी स्टीम सिस्टम है। ऑक्सिलरी स्टीम सिस्टम बॉयलर के भी ज़रूरी है और आपके फ्यूल को गर्म करने के लिए भी और एटमाइजिंग करने के लिए भी ज़रूरी है। फ्यूल जो आपका ख़ास तौर पर RFO आता है, जो ये रेजिडुअल फ्यूल है, ये इतना थिक होता है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ये बर्न नहीं हो सकता जब तक इसे आप गर्म ना करें और इसकी विस्कोसिटी को नीचे ना लाएं। तो इस सिलसिले में टैंकों के अंदर बड़े बड़े हीटर लगे होते हैं। उसके बाद जब डिस्चार्ज पे भी हीटर, टैंकों डिस्चार्ज पे भी हीटर लगे होते हैं जो कि स्टीम से इस फ्यूल को गर्म कर रहता है, और ये स्टीम आ रही होती है ऑक्सिलरी स्टीम के थ्रू, जो कि अपना जो हम एक ऑक्सिलरी बॉयलर, छोटा बॉयलर लगाते हैं, वो आपको ये स्टीम मुहैया कर रहा होता है। और मेन बॉयलर के लिए भी ये जब ये फ्यूल बर्न होगा तो उसको ऑटोमाइजिंग के लिए भी ये ऑक्सिलरी स्टीम की ज़रूरत होती है, जो कि फ्यूल को ऑटोमाइज करती है, यानी कि इसके खुलियों को फाड़ती है और ये फिर जलने के काबिल होता है। इसके अलावा स्टीम की जो ज़रूरत है, हमें बॉयलर में जो हम हवा दे रहे हैं उसको गर्म करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो पानी हवा उस बॉयलर को दे रहे हैं वो उसको हम जितना गर्म करेंगे उसकी कंबस्चन आपकी अच्छी होगी। इस सिलसिले में जो इनलेट है उस पर एक अपना स्कैफ यानी कि स्टीम कॉइल एयर हीटर लगा दिया जाता है, जिसके अंदर स्टीम ट्रैवल करती है और नालियों से हवा टकरा के गर्म होकर आगे कंबस्चन के लिए जाती है। और तीसरा जो बॉयलर में है वो है आपका हवा का निज़ाम, कि आपको कंबस्चन के लिए एयर ज़रूरत होती है। उसमें हम जो है मुख्तलिफ किस्म की फर्नेस है, एक प्रेशराइज फर्नेस है, उसमें सिर्फ आपको FD फैन अवेलेबल होता है, वो आपको हवा देता है बॉयलर में कंबस्चन के लिए, और फिर आगे से वो हवा जो है कंबस्ट होने के बाद फ्लू गैसेस में कन्वर्ट होती है और फ्लू गैसेस ये टेम्परेचर को
ट्यूब में से गुजरने के बाद, पानी गर्म करने के बाद जो बाकी में है वो चिमनी के रास्ते खारिज हो जाती है। तो इस तरह ये है प्रेशर फर्नेस। एक होती है हमारे पास इंड्यूस फर्नेस। उसमें ये होता है, उस बॉयलर में ये होता है कि इसमें सिर्फ चिमनी के पास एक फैन लगाया जाता है जो कि हवा जो है उसको खींचता है और ये उसके रास्ते ड्राफ्ट बन जाता है। तीसरा जो तरीका है वो है बैलेंस ड्राफ्ट का। बैलेंस फर्नेस है तो वो बैलेंस फर्नेस में इस तरह होता है कि एवरी फैन होता है और एक आईडी फैन होता है। एवरी फैन जो है वो बॉयलर के स्टार्ट में दिया जाता है जो हवा देता है फर्नेस को कंबस्शन के लिए, और आईडी फैन जो होता है जो फ्लू गैसेस है उसको खारिज करने के लिए काम आता है। और एक नेचुरल ड्राफ्ट भी होता है, वो छोटे उसके लिए होता है। उसमें सिर्फ आपको एक ड्राफ्ट चिमनी होती है, उसकी हाइट ज़्यादा कर दी जाती है तो वो ड्राफ्ट बन जाता है। तो बड़े इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में ये नेचुरल ड्राफ्ट नहीं चलते, उसमें या तो ये प्रेशराइज फर्नेस चलती है या बैलेंस फर्नेस चलती है। ये जो है वो बड़े जितने प्लांट्स हैं उसमें ही चलता है। ये तो हो गया बॉयलर के बारे में। बॉयलर के बारे में आगे आते हैं हम टरबाइन पे। टरबाइन के साथ जो जब स्टीम बनती है बॉयलर से वो टरबाइन में जाती है, तो टरबाइन में जाने के लिए इससे पहले टरबाइन के लिए हमें जो ज़रूरी होता है वो वैक्यूम पैदा करना होता है टरबाइन का जो कंडेंसर है उसके अंदर, ताकि जो भाप को रास्ता मिले और वो टरबाइन में वर्क डन करे और वो जाके कंडेंस हो। इस सिलसिले में टरबाइन के साथ जो है एक्सर्ली है उसमें आप कंडेंसर सिस्टम और CW सिस्टम ले सकते हैं। जो टरबाइन में भाप आती है कंडेंस अपना वर्क डन करती है HP टरबाइन में। टरबाइन भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, सिंगल शाफ्ट, डबल शाफ्ट, और इस तरह आगे टरबाइन में जब आएंगे मैं आपको तफसील बताऊंगा। या रीहीटर टरबाइन होती है। रीहीटर टरबाइन में ये होता है कि स्टीम आती है बॉयलर से, सुपरहीटेड स्टीम वो वर्क डन करती है HP टरबाइन में और वापस वो चली जाती है बॉयलर के अंदर, हीटर के अंदर। हीटर से दोबारा वो फ्लू गैसेस से टेम्परेचर लेती है। वो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर की स्टीम LP टरबाइन में जाके अपना वर्क डन करती है और कंडेंस होती है। जो कंडेंस स्टीम है वो कंडेंसर से होती है हॉट वेल में आती है। जो पानी बन जाता है हॉट वेल से, ये पानी जो कंडेंसेट पंप है वो उठा के फीड वाटर सिस्टम में दे देते हैं, फीड वाटर टैंक में दे देते हैं। तो ये एक सिस्टम है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है टरबाइन के साथ। और कंडेंसर के साथ जो दूसरा सिस्टम जुड़ा हुआ है वो है कूलिंग वाटर का। कूलिंग वाटर जो स्टीम आ रही है कंडेंसर के अंदर, वो ट्यूब के ऊपर अपना स्टीम गिरती है और ट्यूब के अंदर ठंडा पानी होता है जो कि कूलिंग टावर से आ रहा होता है या फिर हम दरिया से लेते हैं। इस सिलसिले में एक पूरा सिस्टम होता है जो कूलिंग वाटर सिस्टम कहलाता है। वो आइंदा इंशाल्लाह आपको अगले सर्कल में मैं तफसील से बताऊंगा। उसके बाद आता है जनरेटर लेआउट। जनरेटर में जनरेटर एक्साइटर होता है। जब टरबाइन चलती है तो टरबाइन चलने के साथ ही शाफ्ट के साथ जनरेटर अटैच होता है, वो घूमता है, उसका एक्साइटर है। एक्साइटर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंडक्टर के दरमियान घूमती है, बिजली पैदा करती है। और इसके साथ जो मुंसलिक ग्रिड होता है, ट्रांसफार्मर से हम जो है स्टेप अप करके बिजली नेशनल ग्रिड को या जहाँ भी बिजली देनी होती है हम दे देते हैं। तो ये जो है ये एक सिस्टम है जो जनरेटर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो बाकी सिस्टम है जो पावर प्लांट के लिए ज़रूरी है, उसमें आपका जो सबसे बड़ा ज़रूरी सिस्टम है वो इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम है या सर्विस एयर सिस्टम है, जो कि तमाम आपके इक्विपमेंट को चलाने के काम आता है। या इसमें इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम भी एक अलग है। इंशाल्लाह वो जब इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का आएगा उसमें बताऊंगा इंस्ट्रूमेंट एयर क्या होती है और कहाँ कहाँ जाती है। और इसके बाद हम आ जाते हैं प्लांट चलाने के लिए हमें पावर की जो ज़रूरत होती है। प्लांट चलाने के लिए पावर जो थर्मल प्लांट होते हैं, इसमें ब्लैक प्लांट सच कोई ऐसा ही हमारे पास डिवाइस नहीं होती है, क्योंकि इसमें बड़ी मोटर्स होती हैं और वो इतना बड़ा ब्लैक प्लांट लगाना जो है ना फिजिबल नहीं है।
इस सिलसिले में हम जब भी प्लांट चलाना होता है, जिससे हम नेशनल ग्रिड से हम फीडबैक लेते हैं, प्लांट को चलाते हैं, उसके बाद हम उसी लाइन के थ्रू नेशनल ग्रिड को सप्लाई दे देते हैं। तो ये था थर्मल प्लांट के बारे में छोटा सा लेआउट। इंशाल्लाह आगे वन बाय वन आपको आगे जाके एक एक सिस्टम को आगे मैं आपको समझाऊंगा कि बॉयलर क्या है, इनकी किस्में क्या है, और टरबाइन क्या है, टरबाइन की किस्में क्या है, जनरेटर कैसे काम करता है, या आपका फीड सिस्टम क्या है, आपका CW सिस्टम क्या है। जो इनसे जितने भी सिस्टम है वो वन बाय वन करके इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद की जो वीडियो है लेआउट की, अभी तो ये थर्मल की है, इसके बाद इंशाल्लाह गैस टरबाइन में आएगी, जियोथर्मल पे, न्यूक्लियर पे छोटी छोटी सी वीडियो है, वो जनरली वो उसमें तफसील से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेन मेरा फोकस एक ही है, वो है थर्मल पावर प्लांट के ऑपरेटर की ट्रेनिंग। तो मेन फोकस मेरा उस पर होगा। लेकिन इंशाल्लाह जो ही मुझे वक्त मिला और ज़िंदगी रफ़ा की, तो इंशाल्लाह आपको आइंदा भी मुख्तलिफ वीडियो से समझाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, और उन्हें बताएं कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इससे मिलेंगी। ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस मौजूद हैं, जो कि आपके जाके मेरी जो लिस्ट है उसमें आपको टेक्निकल में या उसमें हो जाएंगी। उसमें कुछ वीडियोस जो है वो बगैर यानी कि समझाने की आवाज़ के हैं, और उसमें साउंड है सिर्फ, और कुछ वीडियो इस तरह है जो आपको इंशाल्लाह इसमें काफ़ी चीज़ समझ आएंगी। तो मेरी वो वीडियो भी देखिए, और इसमें मेरी प्रेजेंटेशन भी कुछ है। इंशाल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगा इन प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाऊँ, वो आपको शेयर करूँ। ये बहुत अच्छी वीडियोज़ है, और मेरे इस पे पहले जो व्यूज़ वो लाखों में आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है ये अच्छी अच्छी वीडियो मिलने मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।